डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी का जो स्पेशल यूनिट है, इसमें हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोसेसेस, मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरा जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, ठीक है। ये जो आप वर्ड सुन रहे हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी, ये अपने आप में एक बहुत ही लीडिंग टर्म है। मतलब आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड में 2 वर्ड मिला हुआ है, एक है बायो और एक है टेक्नोलॉजी, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है, ये बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का क्या है, एप्लीकेशंस है। तो ये एक तरह से, ठीक है, मतलब जीन का एप्लीकेशंस, ठीक है, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझने का मौका देता है। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर आप बुक से सीधी पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। YouTube पे बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे जिसमें बिल्कुल, खास करके बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि NCERT के बुक को लिया गया है और उसको पढ़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, ठीक है, मतलब 1-1 लाख सब्सक्रिप्शन है उनके, 3-4 साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं होंगे। और वो उन्होंने क्या किया, एकदम टू दी पॉइंट उनको पढ़ दिया, ठीक है, और NCERT का बुक स्क्रॉल हो रहा है और उनको वो पढ़ दिए पूरे के पूरे। तो उसमें आप ये चैप्टर नहीं समझेंगे। बिल्कुल थ्योरेटिकल जो चैप्टर होता है, जो इंफॉर्मेटिव होता है, उसको स्क्रॉल करके वीडियो बनाया जा सकता है, बट इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा बायोटेक्नोलॉजी समझाने का, ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है, जो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका आपका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, सिद्धांत और उसकी कार्य विधि। ये जो चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ आपको जानना है। इसमें मैकेनिज्म जानना है, इसमें ये जानना है कि कैसे एक जीन के केमिस्ट्री को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसका 2 तरह का डिफिनीशन है। एक है ट्रेडिशनल डिफिनीशन और एक है मॉडर्न डिफिनीशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल डिफिनीशन और मॉडर्न डिफिनीशन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ट्रेडिशनल डिफिनीशन ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स का यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स का यूज करते हैं, और हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। ओके, एज फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करके दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, कहता है आप घर में वाइन बनाते हैं, तो क्या कर्ड, ब्रेड, वाइन अगर आप बनाते हैं तो क्या इसको बायोटेक्नोलॉजी में रखा जाए, क्या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में रखा जाए, ठीक है। कहता है कि ये डिफिनीशन खूब ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, हर जगह लागू नहीं होता, ठीक है। कहता है कि हम इसको स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी हमने यूज नहीं किया। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज तो जरूर किया इनोकुलम के रूप में। जब हमने दूध में इनोकुलम डाला तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मैंने डाला, ठीक है, बट वहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। कहता है हमने ब्रेड में ईस्ट को डाला,
ठीक है, या चीज़ बनाने में हमने, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया को डाला, स्विस चीज में प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी को डाला, ठीक है, रॉक्सफोर्टी चीज में पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो कहता है एक मॉडर्न डिफिनीशन भी दिया गया। मॉडर्न डिफिनीशन ये दिया गया, ठीक है, कि हम उसी प्रोडक्ट सबको बनाएंगे जो ह्यूमन वेलफेयर में काम आएगा, बट उसका तरीका अलग होगा। हम उसमें जीएमओ का यूज करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, ना कि सिंपल लिविंग थिंग्स का यूज करेंगे, ना कि सिंपल इंजाइम का यूज करेंगे। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी में किसका यूज करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के पेंक्रियास से एक जीन निकाल लिया गया, हमारे बॉडी के पेंक्रियास से एक जीन निकाला गया। ये जीन कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हमने डाल दिया इकोलाई में। कैसे डाला, किसके थ्रू डाला, सब हम लोग पढ़ेंगे। बट ये जो हमने डाला, यानी कि इस जीन को हमने डाल दिया इकोलाई में। अब इकोलाई को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बस अभी इतना ही समझना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने अगर किसी काऊ में एक जीन ऐसा डाल दिया, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड का जीन डाल दिया, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड का जीन डाल दिया, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन जो कोलोस्ट्रम बनाता है, तो अब बताइए जो हमने गाय में जीन डाला तो गाय क्या हो गया? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें जीएमपी भी होगा, जीएमए भी होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी होगा। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मॉडर्न डिफिनीशन। ओके, ठीक है। अब कहता है कि दोनों डिफिनीशन अपने अपने जगह पे, ये भी हम कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना मॉडर्न डिफिनीशन के अनुसार, जो हम जीएमओ का यूज कर रहे हैं, इसमें बस अंतर यही है, प्रोडक्ट वही सब बनेगा। जैसे यहां पे वैक्सीन बनेगा, ठीक है, यहां पे एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है, यहां पे एंटीबायोटिक्स बनेंगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हो गया, एंजाइम्स हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब बनेंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनेंगे और लार्ज स्केल पे बनेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ट्रेडिशनल डिफिनीशन, टेक्निक ऑफ यूजिंग live organism or enzymes in product for human welfare। बस, बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या है मॉडर्न डिफिनेशन? कहता है प्रोसेसेस which, ठीक है, प्रोसेसेस, ठीक है, which, in which, ठीक है, in which GMO to achieve, GMO are used to achieve same on large scale, यानी सेम प्रोडक्ट। और जीएमओ का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कहता है अगर हम देखें कुछ चीजें जो हमारे सराउंडिंग में घट रही है आजकल मॉडर्न जमाने में, कहते हैं बहुत सारे शहरों में आजकल ये आम बात हो गई, आप देखिएगा, आईवीएफ सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी एक लैब में एक उस तरह की चीजों को क्रिएट करके जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लैब में पूरा सेटअप तैयार करके, और फर्टिलाइजेशन कहां करवा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है, और लीगली इसको जामा पहनाया गया है, लीगल मतलब असली अमली जामा पहनाया गया है, और तब ये हो रहा है।
तो कहता है ये भी एक तरह का बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म और ओवम को निकाल के, लिविंग सेल को निकाल के हम उसको एक ट्यूब में फ्यूज करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओवम और स्पर्म के क्रोमोसोम को आपस में फ्यूज करवा रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवा रहे हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी उसी में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। या किसी डिफेक्टिव जीन को हटाना, नए जीन को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि डिफेक्टिव जीन को हटाना भी उसी में आएगा, ठीक है, उसी में आएगा। तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। कहता है चाहे आप डीएनए वैक्सीन को डेवलप कीजिए, ये टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ को डेवलप कीजिए, टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू आप कोई बच्चा जन्म दे रहे हैं, या सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग ए डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, ठीक है, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। तो कहता है ये नंबर 1, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के थ्रू, ठीक है, नंबर 2 डीएनए वैक्सीन, और नंबर 3 डीएनए डिफेक्टिव जीन को हटाना, डिफेक्टिव जीन को हटाना और हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, हेल्दी जीन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी जीन, डिफेक्टिव जीन को हटाना और हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा, ठीक है जी। तो कहता है चाहे डीएनए वैक्सीन, आपको याद होगा, आपको मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताया है, डीएनए वैक्सीन जो सिंपल होता है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है आजकल, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कहता है कि लेकिन अगर प्लास्मिड का यूज करते हैं और डायरेक्ट बॉडी के अंदर में मतलब रिकॉम्बिनेंट जीन को डाल के तब उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं, तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, तब उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। यानी कि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात आप समझ जाइए। यानी कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में भी आपको चर्चा होगा डीएनए वैक्सीन की, थर्ड जनरेशन में भी होगा। अंतर यही है कि सेकेंड जनरेशन में सिंपल डीएनए वैक्सीन, यानी बाहर ही, बॉडी के बाहर ही क्लोनिंग करके उतने मात्रा में एंटीजन को डाला जाएगा, एंटीजन की क्लोनिंग करके बाहर ही। लेकिन थर्ड जनरेशन वैक्सीन में एंटीजन डाला जाएगा बॉडी के अंदर, उसकी मल्टीपल कॉपी बॉडी के अंदर बनेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, सर, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर यहां तक? अब आइए, कहता है कि एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने क्या किया मालूम है? इसके दोनों डिफिनीशन को आपस में मिक्स कर दिया। इसके दोनों डिफिनीशन को आपस में मिक्स कर दिया। किसके दोनों डिफिनीशन को? तो कहता है मॉडर्न डिफिनीशन और ट्रेडिशनल डिफिनीशन, और दोनों डिफिनीशन मिला के एक अलग डिफिनीशन दिया। क्या कहता है मालूम है? इसने बोला यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले तो इसका पूरा नाम जानिए, ये आपको पूछेगा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या किया? इसने एक, ठीक है, दोनों को मिला के एक नया डिफिनेशन दिया। दोनों को मिला के एक नया डिफिनेशन दिया, ठीक है। कहता है दोनों को मिलाने के बाद डिफिनेशन क्या दिया? इंटेग्रेशन। अब देखिए यहां नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म दोनों के बीच का इंटेग्रेशन, ठीक है। सेल्स यानी कि ऑर्गेनिज्म का सेल्स, पार्ट्स,
ठीक है, देयर ऑफ का मतलब होता है उसका ओरिजिन, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे आ गया, बट इसने दोनों को मिक्स करके एक नया डिफिनेशन दिया। कभी कभी ये डिफिनेशन आपको पूछा जा सकता है चॉइस के रूप में, ठीक है, तो आप वो करेंगे। अब देखिए कहता है, यहां तक तो नॉर्मल सी बातें थी, अब देखिए कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप यहां पे समझिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी होगा तो आपको यहां पे लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा। अगर न्यू एनसीईआरटी है, नहीं है, तो आप नेट पे जाइए, एनसीईआरटी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसके बाद उसके हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, जो आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको मिल जाएगा। तो कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक आपका क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। पहला जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, यानी कि जीन का मतलब डीएनए या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस लाके उसको कंपोनेंट होस्ट के लायक बनाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं उसके जीन के स्ट्रक्चर में, जिससे कि हम वहां पे कोई भी जीन डाल सकें, वहां से कोई भी अगर यूजफुल जीन हो तो निकाल सके, उसको अपने अकॉर्डिंग होस्ट में डाल सके, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट बना सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सारे प्रोसेस हम कर सकें, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सारे प्रोसेस, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ही है, ठीक है, कि अल्टरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टिकुलर जीन। जीन इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में चेंज लाना, अपने अकॉर्डिंग चेंज लाना, जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा चेंज करना, उसको, ठीक है, किसी दूसरे जीन से जोड़ना, वहां से कोई जीन निकालना या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लाके कोई जीन वहां पे जोड़ना, उसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनाना, उसको किसी में ट्रांसफर करना, उसकी फिर क्लोनिंग करना, ठीक है, फिर उसको कंपोनेंट होस्ट में डालना, जो भी करना, उसका प्रोडक्ट बना के लास्ट में हमारा पर्पस क्या है, उससे यानी कि जो डिजायर्ड जीन है उसका नंबर ऑफ कॉपी तैयार करना और उससे प्रोडक्ट बना के, ठीक है, मतलब टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालना। समझ रहे हैं? इसको और अच्छे से भी समझाएंगे, अभी आप रुक जाइए बस थोड़ी देर में। कहते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कहते हैं दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, हमारा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ही पुराने एनसीईआरटी में बोला जाता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, क्रिएशन ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ठीक है, यहां भी वही बोलते हैं, बस हेडिंग बदल दिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर दी है। इसका मतलब है कि जहां पे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहां पे जहां पे आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग किया है, कहता है वहां पे क्या करना, कहता है वहां पे एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, अनडिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वहां फूले भटके, ठीक है, आ ना पाए, मतलब ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में आप अल्टरेशन कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म का यूज आप लैब में कर रहे हैं, उसके अलावा मान लीजिए ई कोलाई का यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ ई कोलाई का वहां पे ग्रोथ हो, कोई दूसरा अनवांटेड बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, कोई दूसरा अनवांटेड फंगल ग्रोथ ना हो, कोई दूसरा अनवांटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो। इसको बोलते हैं स्टेराइल एम्बियंस को क्रिएट करना,
यानी बाकी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो मीडियम है लैब में वो क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। और सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। पुराने एनसीईआरटी में यही हेडिंग है, इसी को यहां पे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब आप समझ गए, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन कोर प्रोसेस है, दो मेन कोर प्रोसेसेस, ठीक है, कोर कंसेप्ट दो ही है। कोर कंसेप्ट क्या बोलेंगे, कोर कंसेप्ट में दो तो कहता है पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टरेशन ऑफ ए जीन, मॉडिफिकेशन ऑफ ए जीन, चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ ए जीन, ठीक है। और कहता है जहां पे ये चेंजेस कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहे हैं, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म वहां पे, ठीक है, ग्रोथ करे। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के लिए आप ग्रोथ कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, बाकी किसी का ना हो। क्लियर है पॉइंट? तो ये है कंसेप्ट। अब कहता है इस दोनों टर्म को भी जानने के बाद आपको जानने का हक है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जान जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस का, मैकेनिज्म का शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पहले समझिए, ठीक है, ये कंसेप्चुअल पार्ट क्या है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंसेप्चुअल बातें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का करने का जो बैकग्राउंड है, जो कंसेप्ट है, वो कहां से आता है। इसको आप अच्छे से सुनिए, देखिए क्या बात है। पहले तो कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, कहता है शुरू से ही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वो हमेशा, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डोमिनेंट होता है। कुछ मामलों में कहता है जहां एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, यूनिपेरेंटल कंडीशन होता है, वहां पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे मियोसिस नहीं होता, इसलिए वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और बताइए, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो क्या वहां वेरिएशन, जो नॉर्मल वेरिएशन भी होने का चांस है, क्या वहां पे होगा? नहीं होगा। तो अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या नए ढंग के जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे, रिकॉम्बिनेशन होंगे? नहीं होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन कॉन्वेनिएंट, ठीक है। और कहता है कॉन्वेनिएंट या डिजायर्ड या एसेंशियलिटी किसकी है, कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को क्रिएट करता है, वेरिएशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलरिटीज को मेंटेन करता है। अगर कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, उसमें कोई चेंज आप फ्यूचर में नहीं चाहते, तो आप उसको, ठीक है, सेल्फ इन करवाते जाइए, सेल्फ इन करवाते जाइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप करते चले जाइए। लेकिन कहा जाता है कि अगर, ठीक है, आप वेरिएशन चाहते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही तरजीह देनी पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है आगे अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो ट्रेडिशनल मेथड भी क्या कहता है? ट्रेडिशनल मेथड भी कहता है सिंपल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है। तो चाहे आप आउट ब्रीडिंग में किसी को भी करें, आपको एनिमल ब्रीडिंग में मैंने पढ़ाया, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ाया, आउट क्रॉसिंग पढ़ाया, पहले आउट क्रॉसिंग पढ़ाया, फिर क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ाया, फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, कुछ भी किए। उसमें क्या क्या किए हमने ट्रेडिशनली? एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ मेल लिए, एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ फीमेल लिए, दोनों को क्रॉस करवाए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक, ठीक है, सुपीरियर वैरायटी ऑफ मेल कैटल में एक मेल को लिया, ठीक है,
एक बुल को लिया, ठीक है, मतलब, और उधर एक किसको लिया, कहते हैं सुपीरियर वैरायटी ऑफ फीमेल को लिया जो दूध बहुत ज़्यादा देती है, और उधर जो वर्क ड्रॉट कंडीशन यानी जिसका बहुत ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी जो था, ठीक है, यानी कि जो काम बहुत तगड़ा करता था, और इधर जो दूध बहुत तगड़ी देती थी, दोनों को क्रॉस कर रहा है। भाई ये दोनों कैरेक्टर तो आएगा, बट आपने जैसा चाहा वैसा कैरेक्टर भी नहीं आएगा। आपने चाहा कि नहीं गाय का यही कलर वाला गाय हमें पैदा हो, नहीं, वो नहीं आएगा। मतलब कहा जाता है कि कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ आपको अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आएंगे प्रोजेनी में, अगर आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवाते रहे तो, ठीक है। यानी कि आप जो चाहेंगे कि यही कैरेक्टर डेवलप हो, वो नहीं होगा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में, वो नहीं होगा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। उसके लिए आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर ही प्रोजेनी में आए, अनडिजायर्ड कैरेक्टर भूल से भी ना आए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ओनली डिजायर्ड, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इसके लिए अब देखिए 5 चीजों को आपको समझना जरूरी है, ठीक है, 5 चीजों को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद एक कहानी बताएंगे, कहता है ये 5 चीजें क्या है, ये 5 चीजों को आपको समझना है जरूरी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें 5 तरह का ऑर्गेनिज्म चाहिए। ये अगर कंसेप्ट अभी समझ गए तो आपको आगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। 5 चीजें ABCDE, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, ये सारा आपको क्लियर है, ठीक है, पूरा का पूरा ये क्लियर है, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, कहता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए हमें 5 चीजों का देखना पड़ेगा। ए, ऑर्गेनिज्म ए, बी, सी, डी, ठीक है, A B C D E। मान लीजिए हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज किए जिसका जीन रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसका जीन रिक्वायर्ड है। मान लीजिए कि हमने एक ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के पेंक्रियाज का या चलिए लीवर का एक जीन हमने लिया, ठीक है, मतलब कहता है कि ह्यूमन के लीवर का एक मैंने जीन लिया। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, आप पेंक्रियाज का बीटा सेल का जीन ले लीजिए, हमने ह्यूमन के लीवर का जीन लिया। ये जीन अच्छे खासे अमाउंट में बाइल जूस को तैयार करती है, यानी कि बाइल जूस को तैयार करती है। ये हमें इसका मल्टीपल कॉपी बना के या डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट बना के हमें फाइनली टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालना है, हमें ऑर्गेनिज्म में डालना है। जिस ऑर्गेनिज्म में डालना है उसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म,
उसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ओके, टारगेट ऑर्गेनिज्म। और जिससे ये जीन हमें चाहिए, पहले तो उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो जीन हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें ये जीन रिक्वायर्ड है, हमें ये जीन रिक्वायर्ड है, तो हमें इस जीन को क्या बोलेंगे मालूम है? इसको बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। या इसको बोलेंगे एलियन, एलियन, ठीक है, डीएनए और एलियन जीन, एलियन जीन, वही क्लियर है, एलियन डीएनए और एलियन जीन, क्लियर पॉइंट। अब देखिए कहता है जिससे ये जीन निकला, इसको बोलेंगे सोर्स ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्गेनिज्म फॉर एलियन डीएनए, और ऑर्गेनिज्म फॉर डिजायर्ड जीन, ऑर्गेनिज्म फॉर डिजायर्ड डीएनए, हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं, बट बोलेंगे सोर्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो बोलना है बोलिए। इसको आप डोनर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब आइए, ये जीन को हमने लिया यहां से, ठीक है जी। ये जीन को अब हम क्या करेंगे, किसी भी प्लास्मिड के साथ, किसी भी प्लास्मिड के साथ, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए वो दूसरा कोई बैक्टीरिया है, सपोज यहां पे, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, समझ गए। और इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखिए ये जीन यहां से निकला, ठीक है, ये जीन यहां से निकला, इस जीन को जो जो कैरी करेगा सब वेक्टर ही कहलाएगा, सब वेक्टर ही कहलाएगा, ठीक है, सारे के सारे वेक्टर ही कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ कैरी कर रहा है, इसको बोलेंगे प्लास्मिड वेक्टर। यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, यहां पे उसकी क्लोनिंग हुई तो बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर, और यहां पे अगर फाइनली उस जीन को जा रहा है, जीन की कॉपी जा रही है या प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो कहता है ये जीन जब यहां से निकला, ठीक है, ये जीन यहां पे जब निकला, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है एलियन जीन। ये जब यहां पे निकला, इसको कैरी किया कौन, एक प्लास्मिड ने, चाहे वो प्लास्मिड कोई भी हो, हमें कुछ नहीं पता। व्हाट इज प्लास्मिड, पहले अगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्लास्मिड, तो अगर प्लास्मिड की बात करेंगे तो प्लास्मिड को हम लोग कहते हैं, ठीक है, उस प्लास्मिड को हम लोग कहते हैं केयर, केयर द प्लास्मिड, केयर, केयर का मतलब होता है जी, ठीक है, सर्कुलर, सर्कुलर, ऑटोनोमसली, नोमसली, replicating, replicating extra chromosomal, chromosomal part of DNA, part of DNA और chromosome, part of DNA और chromosome, ठीक है, समझ गए। यानी केयर, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा कट जाए आपको वीडियो में, कहता है व्हाट इज प्लास्मिड, तो आपका जवाब होगा केयर द प्लास्मिड, आपका जवाब क्या होगा, केयर द प्लास्मिड। कहता है केयर द प्लास्मिड मतलब, ठीक है, सी से सर्कुलर, ए से ऑटोनोमसली, आर से रेप्लिकेटिंग, ई से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। क्लियर है पॉइंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। जो बोलना है बोलिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलिएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए बोलिएगा, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करेगा, सर्कुलर पार्ट होगा, और ये प्रोटोप्लाज्म में तैरता रहेगा। कहता है कि जो न्यूक्लियोइड होता है, आप जानते हैं किसी भी बैक्टीरिया में जो मेन क्रोमोसोम, उसके क्रोमोसोम को सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या उसको बोलते हैं बैक्टीरियल जीनोफोर। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड पे न्यूक्लियोइड के जीन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। इसको आप जब चाहिए निकाल लीजिए, इसमें जो चाहिए इंट्रोड्यूस कर लीजिए, अगर इसमें कुछ अच्छा चीज है आप उसको निकाल के ले जाइए, जो मर्जी कर लीजिए, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कहता है ये प्लाज्मिड जनरली, ठीक है, कहता है जीन टैक्सी के रूप में काम आता है, ठीक है, यानी कि जीन टैक्सी यानी कि वेक्टर के रूप में काम आता है। मैंने आपको बताया इसको भी वेक्टर बोलेंगे जी, इसको भी वेक्टर बोलेंगे, इसको भी वेक्टर बोलेंगे। हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्लाज्मिड तीनों तरह के वेक्टर का काम करे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वेक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई मच्छर है, सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई हमारे तक क्या पहुंचाता है? ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस को। सेंट फ्लाई क्या पहुंचाता है? लिस्वेनिया डोनावानी को। फीमेल एनोफ्लीज क्या पहुंचाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को। फीमेल क्यूलेक्स क्या पहुंचाता है? उचेरिया बैंक्रॉफ्टी को, फायरियल वर्म को, ठीक है। एडिस इजिप्टी टाइगर मॉस्किटो क्या पहुंचाता है? चिकनगुनिया को, डेंगू फीवर के वायरस को यानी एर्बो वायरस को, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैरी करके, ठीक है, पहुंचाएगा अपने मंजिल तक कौन? वही कहलाएगा वेक्टर, वही कहलाएगा वेक्टर, वही कहलाएगा कैरियर। तो वहां पे हम लोग कैरियर बोलते हैं और यहां पे हम लोग वेक्टर बोलते हैं, और कोई अंतर है नहीं। तो बताइए ये जीन जो है, ये जीन इस ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, इसके वेक्टर से अटैच हो जाएगा, ये इसके प्लाज्मिड से अटैच हो जाएगा, ठीक है जी, प्लाज्मिड से अटैच हो जाएगा, यानी इसके प्लाज्मिड से ये जीन अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ अभी टेम्पोररी अटैच हुआ है, अभी ये पूरा लिंक नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो कहता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है जी। अब इसमें यही ये यहां पे ले आया, ठीक है, और ये कुछ नहीं किया, ये प्लाज्मिड यहां पे कैरी करके ले आया जीन को। बट जानते हैं ये क्या है? ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके, ठीक है, जीन के साथ इसके पास अपना जीन है, ठीक है, इसके पास अपना जीन है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने क्या लिया, ये मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये आपने ले लिया कोई और ऑर्गेनिज्म, कोई और बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। इस जीन के पास हमने क्या किया, ये जो जीन कैरी करके आया कौन? एलियन जीन, एलियन डीएनए। ये डीएनए यानी कि ये डीएनए और ये डीएनए दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, दोनों मिलके यहां पे बनाया रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे जी? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, समझ गए। और कहता है अब ये इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों ट्रांसफर कर दिया गया मालूम है? क्योंकि इसका पर मतलब पर कॉपी नंबर ज्यादा नहीं था, यानी इसका जो डबलिंग टाइम था वो बहुत लंबा था, और इसका जो डबलिंग टाइम है वो क्या है? बहुत छोटा है। तो ये जल्दी इसकी कॉपी तैयार कर देगा। ये जितना बार डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो इसका क्या करेगा? मल्टीपल कॉपी बहुत जल्दी तैयार करेगा, बहुत जल्दी मल्टीपल कॉपी तैयार कर देगा, ठीक है। तो कहता है इसका डिवीजन कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि पर डिवीजन कॉपी नंबर इसका ज्यादा है।
तो कहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर, यानी कि यहाँ पे जो, अब बताइए ये जो जीन है, एलियन जीन जो है, ये तो सिर्फ कैरी किया, ये जीन अभी अटैच किसमें है, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर के रूप में, मतलब रिकॉम्बिनेंट फैक्टर के अंदर, ठीक है, जीन अटैच हो गया। अब इसका अपना जीन जितना कॉपी बनाएगा उतना एलियन डीएनए भी हमारा क्या होगा, कॉपी करता चला जाएगा। पर्पस तो यही है। तो एलियन डीएनए का यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपी खूब बढ़ेगा इसके रेप्लिकेशन के साथ। तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोनिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे जी, क्लोनिंग फैक्टर, इसको बोलेंगे क्लोनिंग फैक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्लोनिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका पर कॉपी नंबर ज्यादा है, पर कॉपी नंबर ज्यादा है, ठीक है। इसकी डबलिंग टाइम बहुत अच्छी है, डबलिंग टाइम अच्छी है, बोलिए क्लियर है। और लास्ट, यानी कि ये जो नंबर ऑफ जीन, ये जीन का जो मल्टीपल कॉपी तैयार हुआ, किसका, एलियन जीन का, एलियन डीएनए का जो मल्टीपल कॉपी तैयार हुआ, इसको हम डालेंगे किसमें, इसको हम डालेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, टारगेट ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म। टारगेट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हम फाइनली डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, फिर से देखिए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में हम 5 तरह के ही ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। हम सिर्फ अभी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम अभी किसी प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, हम 5 तरह के ऑर्गेनिज्म का यूज करने जा रहे हैं। बताइए, पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या है, ठीक है, उसको बोलेंगे सोर्स ऑर्गेनिज्म। सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके जीन का हम यूज करने जा रहे हैं, जिसके जीन को हम निकाल के, ठीक है, उसके प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके जीन को निकाल के कैरी करते हुए, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने की इच्छा रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोर्स ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, वो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, उसको हम कैरी करके ले जाएंगे, जिसके द्वारा ले जाएंगे, ठीक है, वो भी किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होगा, ठीक है, वो प्लाज्मिड होगा। अच्छा, ये जीन कुछ भी हो सकता है, ये जीन हमने अभी ह्यूमन लीवर का जीन लिया, आप ह्यूमन पैंक्रियाज का ले सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का ले सकते हैं, चूहे का ले सकते हैं, बिल्ली का ले सकते हैं, कोई भी जीन ले सकते हैं जो आपको जीन का प्रोडक्ट चाहिए या जो जीन की मल्टीपल कॉपी चाहिए, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या किए, हमने दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसके प्लाज्मिड को हमने जीन टैक्सी के रूप में यूज किया, ठीक है, यानी कि वेक्टर के रूप में यूज किया, यानी उसको कैरी करके कैरियर के रूप में यूज किया। कैरियर, ठीक है, टैक्सी, वेक्टर सब एक ही है, उसको हमने यूज किया, जीन को ले गए। अब जीन को जिसके साथ जोड़ना है, ठीक है, जिसके साथ जोड़ना है, जिसके साथ उसकी इजी लिंकिंग होगी, ठीक है, उसके साथ उसको जोड़ देंगे, जिसके ओरी साइट में वो फिट बैठेगा उसके साथ उसको जोड़ देंगे, ठीक है, उसके साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कहता है उसके साथ ही उसको जोड़ेंगे, कहता है कि उसको जिसमें हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो बताइए, ये हो गया आपका सोर्स ऑर्गेनिज्म, ये हो गया प्लाज्मिड वेक्टर, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और जब ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में जो एलियन डीएनए लगा हुआ है, इसकी, अब इसका हम अगर डिवीजन करवाएं, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, इसका भी अपने आप मल्टीपल कॉपी बनेगा। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जगह अगर हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एलियन डीएनए भी है, उसका अपना डीएनए भी है, ठीक है। तो कहता है उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार होगी, ठीक है। कॉपी जो तैयार होगी उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। और ये क्लोनिंग जरूरी नहीं है कि इसमें हो, ये अलग ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी पर कॉपी नंबर ज्यादा अच्छा होगा, उसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। और लास्ट में जिसमें हमें प्रोडक्ट डालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि सोर्स ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मिड वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर और टारगेट ऑर्गेनिज्म। कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हमारा हुआ
ठीक है, कि हमें 5 तरह का ऑर्गेनिज्म चाहिए। हमें क्या चाहिए जी? हमें चाहिए सोर्स ऑर्गेनिज्म। हमें क्या चाहिए? सोर्स ऑर्गेनिज्म। हमें चाहिए दूसरा, हमें क्या चाहिए? प्लाज्मिक वेक्टर। प्लाज्मिक वेक्टर। हमें क्या चाहिए फिर? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। फिर हमें क्या चाहिए जी? फिर हमें चाहिए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के बाद कहता है हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टारगेट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें डालना है, ठीक है जी, क्लियर। अब हम, ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, यानी कि पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का केस होगा हम उससे शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा बैकग्राउंड हमसे समझिए। यहां पे कहता है कि किसी एलियन डीएनए को हमने निकाल तो लिया, बट एलियन डीएनए को जिसमें हम डालेंगे, एलियन डीएनए को जिसमें हम डालेंगे किसी प्लाज्मिड के साथ, या जहां पे उसकी मतलब पर कॉपी नंबर तैयार करना है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो आप बनाने, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का जो आप यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करेंगे, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। देखिए वेक्टर तो ये भी है, वेक्टर ये भी है, वेक्टर ये भी है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर नहीं, ये तो सोर्स है, और वेक्टर ये, वेक्टर ये, वेक्टर ये प्लाज्मिक वेक्टर, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर है। तो वेक्टर कहता है कि जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे उसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलते हैं। तो कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाएंगे उसके लिए क्या है मालूम है? एलियन डीएनए को एक स्पेशल साइट पे लिंक करना पड़ेगा, और उसकी लिंकिंग मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई पीजी है, पेइंग गेस्ट चलाता है, तो पीजी चलाने वालों के यहां अगर कोई बंदा या बंदी रहने के लिए पहुंचा, मान ली गर्ल्स पीजी है या बॉय पीजी है, ठीक है, बॉयज पीजी है, तो वहां पे अगर कोई रहने के लिए पहुंचा तो कहता है कि जो पीजी के रूप में वहां पे रहेगा, उसका वहां पे रहना, वहां पे सरवाइव करना, वहां पे फलना फूलना, वहां पे अच्छे से खाना पीना खाना, वहां पे परिवार के मेंबर की तरह रहना, उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों का दिल मिले, उन दोनों के विचार मिले, उन दोनों के आदत मिले, उसका जो घर का नियम कानून है उसको ये फॉलो करे, ठीक है। तभी ये वहां पे इजी लिंक हो पाएगा, तभी उसका वहां पे ग्रोथ होगा, तभी उसका वहां पे क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको मन लगेगा। उसी तरह से कहता है कि जो होस्ट डीएनए होता है ना, जहां पे आप एलियन डीएनए को डालेंगे, उसको होस्ट डीएनए अगर बोल रहे हैं, तो वहां पे एक ओरी साइट होता है, यानी कि जिसमें आपको कोई जीन को डालना है, जिसमें आपको कोई जीन को डालना है, उसके क्रोमोसोम पे एक ओरी साइट होता है। उस ओरी साइट पे अगर आप डालते हैं तो वो वहां पे लिंक भी अच्छे से होगा, वहां स्टेबल भी रहेगा, और उसकी रेप्लिकेशन भी अच्छे से होगी। उसको बोलते ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरी साइट, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया घर का, आप समझ गए होंगे। यानी ओरी साइट, ठीक है, पे अगर हम एलियन डीएनए को डालेंगे, उसके साथ उसकी इजी लिंकिंग होगी, अच्छी लिंकिंग होगी, मजबूत लिंकिंग होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और फिर उसके साथ वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन बहुत अच्छा करेगा। क्लियर है? तो कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था वो 1972 में बना था, कोहेन एंड बॉयर के द्वारा। हम लोग देखेंगे उसमें यूज किया गया था साल्मोनेला टाइफी का। वही हमारा होगा अगला वीडियो लेक्चर का टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ कंसेप्ट होगा। अभी हमने ये नहीं बताया है कि इस बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज करेंगे, उसको बोलेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
यानी कि डिफरेंट टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट लिए हैं, डिफरेंट ढंग का कंसेप्ट मिल गया है। अब हमें बायोटेक्नोलॉजी कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी में ये होने वाला है। इसलिए ये वीडियो मैंने लंबा बनाया कि आप कंटिन्यूस में, हम बीच में ब्रेक भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, ऐसे हमारा वीडियो होता है 20-25 मिनट का ही। तो आगे जो पहला जो 20 मिनट का, जो 25 मिनट का वीडियो होगा आपका अगला, वो होगा रिकॉम्बिनेंट यानी मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा होगा टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मजा आएगा आपको, आप टेंशन मतलब आपको कंसेप्ट आ चुका है। ओके, इसमें देखेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड्स का खोज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसका नामकरण, फिर स्टिकी का फॉर्मेशन, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना, ये सब सारा कुछ देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।